हाय एवरीवन, myself डॉक्टर सचिन दिस साइड एंड टुडेज टॉपिक इज एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। इस पूरे टॉपिक को हम 6 स्मॉल सब टॉपिक्स में डिवाइड कर देते हैं। दैट इज इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, लैब डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट। तो इन 6 स्मॉल टॉपिक्स में हम इस पूरे कंप्लीट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से और समझते हैं कि एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज क्या होता है। एनीमिया का मतलब होता है आपके ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी अपनी नॉर्मल लिमिट से कम हो जाते हैं तो इस कंडीशन को एनीमिया बोलते हैं। अब ऐसा हुआ क्यों है? तो ऐसा हुआ है ड्यू टू क्रोनिक डिसीज। क्रोनिक डिसीज मतलब एक लॉन्ग टर्म की डिसीज है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर देन 12 वीक्स की कोई डिसीज है। उस डिसीज की वजह से एनीमिया हुआ है, यानी कि उस डिसीज की वजह से हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन या आरबीसी कम हुए हैं। देखो, एनीमिया होने के 2 कॉज हो सकते हैं, एक डायरेक्ट कॉज हो सकता है और एक इनडायरेक्ट कॉज हो सकता है। डायरेक्ट कॉज का मतलब क्या है कि अगर आपकी जो आरबीसी है और आपका जो हीमोग्लोबिन है, इनके फॉर्मेशन का एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होगा। अगर इस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में कोई दिक्कत आ रही है तो दिस इज द डायरेक्ट कॉज ऑफ एनीमिया। अगर आपने मेरा हेमेटोलॉजी वाला वीडियो लेक्चर देखा है तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ब्लड सेल्स होती हैं वो आपकी बोन मैरो में फॉर्म होती हैं। आपके बोन मैरो में सेल्स होती हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं, ये बहुत सारी स्टेजेस के थ्रू गुजरती हैं, तब आपकी क्या बनाती हैं? ब्लड सेल्स बनाती हैं। आरबीसी बनाने के लिए भी इनको बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो अगर इसमें से किसी स्टेज में कोई दिक्कत आती है, कोई एबनॉर्मलिटी आती है, तो उसकी वजह से जो एनीमिया हो रहा है दैट इज डायरेक्ट कॉज ऑफ एनीमिया। बट अगर किसी अदर डिसीज की वजह से, किसी भी अदर डिसीज की वजह से इस पे इंपैक्ट आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट कॉज ऑफ एनीमिया। इतनी बात समझ में आ गई आपको? सो दिस इज द इनडायरेक्ट कॉज। यहां पे किसी अदर डिसीज की वजह से क्या हो रहा है? हीमोग्लोबिन और आरबीसी क्या हो रही है? हमारी कम हो रही है। सो दिस इज द इनडायरेक्ट कॉज ऑफ एनीमिया। सो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज मतलब किसी क्रोनिक डिसीज की वजह से एनीमिया हुआ है। ओके, अब ये एनीमिया कितना सीवियर होगा? ये एनीमिया कितना सीवियर होगा ये डिपेंड करता है कि वो डिसीज कितनी सीवियर है और वो डिसीज कितनी क्रोनिक है। जितनी ज्यादा क्रोनिक डिसीज होगी, जितने लॉन्ग टर्म की डिसीज होगी, एनीमिया भी उतना सीवियर होगा। जितनी सीवियर डिसीज होगी उतना ही सीवियर एनीमिया होगा। बात समझ में आ रही है? खास बात यह है कि अगर आप इस डिसीज को ट्रीट कर लोगे तो एनीमिया खुद ब खुद ट्रीट हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट क्या है कि आप डिसीज को ट्रीट करिए, डिसीज ट्रीट हो जाएगी तो एनीमिया वो खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, हेंस द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज इज द ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉज ऑफ डिसीज। इतनी बात समझ में आ गई? अगर मैं एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज का, जिसको हम शॉर्ट में एओसीडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एओसीडी बोलते हैं। अगर मैं इसका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखूं, क्या देखूं? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखूं, तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यह हमें 2 तरह का देखने को मिलता है। इट मे बी नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक और इट मे बी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जब आप देखेंगे कि एनीमिया हुआ है किसकी वजह से? किसी क्रोनिक डिसीज की वजह से। किसी क्रोनिक डिसीज की वजह से एनीमिया हुआ है तो इसमें जब आप आरबीसी देखेंगे, क्या देखेंगे आप? आरबीसी देखेंगे। तो आरबीसी का जब आप मॉर्फोलॉजिकल नेचर देखेंगे तो वो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक हो सकती हैं। कहने का मतलब जो आरबीसी होंगी उनका साइज नॉर्मल होगा, उनका हीमोग्लोबिन क्या होगा? वो भी नॉर्मल होगा। तो दिक्कत कहां है? दिक्कत है काउंट में, उनका काउंट कम हो जाएगा। सो क्रोनिक डिसीज की वजह से अगर एनीमिया हुआ है तो उसकी आरबीसी नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक हो सकती हैं या फिर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक हो सकती हैं। इसमें क्या होता है? साइज भी कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है और काउंट भी कम हो जाता है। तो एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिसीज में आपको 2 मॉर्फोलॉजी देखने को मिल सकती है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। दोनों में से ज्यादा कौन सी देखने को मिलती है? नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, इट इज डोमिनेंट। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस के बारे में कि किसी भी क्रोनिक डिसीज की वजह से एनीमिया कैसे होता है। तो पहले तो क्रोनिक डिसीज देख लें कौन कौन सी होती हैं। तो दिस एओसीडी मे बी ड्यू टू द क्रोनिक इन्फेक्शन या इन्फेक्शन की वजह से होने वाला इन्फ्लेमेशन। तो जो एनीमिया हो रहा है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, ये किसी क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या फिर क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से होने वाले इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है। अब कौन से इन्फेक्शन और उनके इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से आपको एओसीडी हो सकता है? ट्यूबरक्लोसिस, लंग एब्सेस, लंग में फोड़ा, निमोनिया, ऑस्टियोमाइलिटिस, इसमें क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है बोन में, सब एक्यूट
बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, इसमें क्या होता है, आपकी जो हार्ट है ना, हार्ट की जो मेम्ब्रेन होती है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम की 3 लेयर होती हैं, जो अंदर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम में क्या हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। पायलोनेफ्राइटिस क्या है, किडनी का बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये वो इन्फेक्शन है जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगा, और इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, एओसीडी होगा, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज होगा। ओके, तो ये तो हमने बात करी इन्फेक्शन की वजह से होने वाले इन्फ्लेमेशन। अब कुछ इन्फ्लेमेशन ऐसे होते हैं जो बिना इन्फेक्शन के भी होते हैं, ठीक है, यानी बिना किसी माइक्रोब के भी इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं, दैट यू कैन सी इन द ऑटोइम्यून डिसीजेस। ऑटोइम्यून डिसीज किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से थोड़ा ना होती हैं। ओके, सो these are known as non-infectious inflammation। जैसे एग्जांपल इन द केस ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ओके, जॉइंट्स की जो डिसीज होती है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, एसएलई, ऑटोइम्यून डिसीज है, 11 सिम्टम्स होते हैं मेजर, चीक्स के अराउंड रेडनेस एंड अदर मेनी सिम्टम्स। सिंड्रोम है, ग्रुप ऑफ डिसीज होती है इसमें, ठीक है, वेस्कुलाइटिस, ब्लड वेजल्स का इन्फेक्शन, डर्मेटोमायोसाइटिस, इसमें क्या होती है, स्किन और मसल्स का इन्फेक्शन होता है, स्क्लेरोडर्मा ऑटोइम्यून डिसीज है, सार्कोइडोसिस क्रोन डिसीज, इसको हम इन्फ्लेमेटरी बॉल डिसीज भी बोलते हैं। तो ये सारी क्या है, ऑटोइम्यून डिसीजेस है। दीज आर द ऑटोइम्यून डिसीजेस। इनमें भी क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज होता है। कुछ मैलिग्नेंसीज होते हैं, कुछ कैंसर्स होते हैं जो डिसेमिनेटेड होते हैं। डिसेमिनेटेड मतलब फैलने वाले, एक जगह से दूसरी जगह फैलने वाले। तो उन कैंसर की वजह से भी क्या होता है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज होता है। जैसे हॉजकिन डिसीज है, कुछ डिसेमिनेटेड सार्कोमास और कार्सिनोमास भी है, ठीक है। तो कैंसर में भी एओसीडी होता है। और कौन सी प्रॉब्लम्स है, एनीमिया ऑफ रीनल डिसीज, किडनी फेलियर। किडनी फेलियर में भी क्या होता है, एनीमिया होता है। आपको अगर पता हो तो किडनी से एक ईपीओ निकलता है, इरेथ्रोपोइटिन, ठीक है। इरेथ्रोपोइटिन जो होता है ये किस में हेल्प करता है, इरेथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है, ठीक है, आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अगर ईपीओ नहीं निकलेगा तो क्या होगा, आरबीसी कम बनेंगी, ठीक है। अदर कॉजेज क्या है, एनीमिया ऑफ हाइपोमेटाबॉलिक स्ट्रेस, यानी कि किसी हाइपोमेटाबॉलिक स्ट्रेस की वजह से, यानी किसी भी कॉज की वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो डाउन हो गया है, और मेटाबॉलिज्म के डाउन होने की वजह से आपका एनीमिया हुआ है। ऐसा कब हो सकता है, एंडोक्राइनोपैथीज, कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के केस में, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, लिवर डिसीजेस के केस में, प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन के केस में, प्रेगनेंसी और स्कर्वी में। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ एओसीडी, कॉजेज ऑफ एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। तो ये तो हमने बात कर ली कि इन्फेक्शन और उनसे होने वाले इन्फ्लेमेशन की वजह से एनीमिया हुआ, लेकिन हुआ क्यों, ऐसा क्या था इन्फेक्शंस में, ऐसा क्या था इन्फ्लेमेशंस में जिसकी वजह से एनीमिया हो गया। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपको कोई क्रोनिक डिसीज होती है तो ड्यूरिंग द क्रोनिक डिसीज कुछ उस डिसीज से जो इन्फ्लेमेशन होता है, उस इन्फ्लेमेशन में क्या निकलते हैं, कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस निकलते हैं। क्या निकलते हैं, कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस निकलते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन 6, इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन 1 एंड टीएनएफ, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। साथ के साथ इसमें कुछ एक्यूट फेज रिएक्टेंट निकलते हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, कहीं अगर इन्फेक्शन होता है तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन में क्या निकलते हैं, कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस निकलते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 6, इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन 1 एंड टीएनएफ। साथ ही साथ कुछ एक्यूट फेज रिएक्टेंट भी निकलते हैं, जैसे कि गामा ग्लोबुलिन। ये सारे क्या करते हैं, ये जाके हमारे लिवर पे एक्ट करते हैं। किस पे एक्ट करते हैं, लिवर पे एक्ट करते हैं, और लिवर से क्या करते हैं, हेप्सिडिन नाम का जो एंजाइम होता है उसके सिक्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। लिवर पे एक्ट करते हैं और लिवर से हेप्सिडिन का जो सिक्रेशन है उसको बढ़ा देते हैं। अब ये हेप्सिडिन क्या करता है, ये फेरोपोर्टिन पे जाके एक्ट करता है और फेरोपोर्टिन को बंद कर देता है। अभी फेरोपोर्टिन क्या है, तो आपको मेरा एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज वाला लेक्चर देखना ही पड़ेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा वहां पे ले जाता हूं। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज में मैंने आपको बताया था कि जब आप अपनी डाइट लेते हैं तो आपकी डाइट में आयरन प्रेजेंट है। आयरन 2 फॉर्म में प्रेजेंट है, Fe+2 और Fe+3। Fe+2 को हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है, Fe3 को पहले Fe+2 में कन्वर्ट होना पड़ता है, तब इसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो हमारी बॉडी ने Fe+2 एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्प्शन कहां होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में, ड्यूडेनल सेल के द्वारा, ठीक है। अभी Fe+2 हमारी ड्यूडेनल सेल के द्वारा एब्जॉर्ब हो गया। अब इस ड्यूडेनल सेल के पास से क्या जा रही है, ब्लड वेसल जा रही है। देखो, अगर हमारे ब्लड में आयरन की कमी है या हमारे ब्लड को अगर आयरन की रिक्वायरमेंट है तो ये जो Fe+2 ड्यूडेनल सेल में एब्जॉर्ब हुआ है, ये एक चैनल होते हैं जिनको बोलते हैं फेरोपोर्टिन। इन फेरोपोर्टिन के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। लेकिन अगर हमारे ब्लड को आयरन की जरूरत नहीं है तो ये जो आयरन है,
जो ड्यूडेनल सेल में प्रेजेंट है ये स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन। बात समझ में आई? अगर ब्लड को रिक्वायरमेंट है तो ये जो फेरोपोर्टिन वाले जो चैनल्स हैं इनके थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा आयरन। बट अगर जरूरत नहीं है तो ये जो आयरन है ये फेरिटिन की फॉर्म में इस ड्यूडेनल सेल में ही क्या कर दिया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, इस क्रोनिक डिसीज की वजह से ये जो एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स निकले हैं इन्होंने लिवर पे एक्ट किया। लिवर पे एक्ट किया तो लिवर ने क्या रिलीज किया, हेप्सिडिन। हेप्सिडिन ने क्या किया, इन फेरोपोर्टिन को क्लोज कर दिया। तो अगर लिवर से आने वाला ये जो हेप्सिडिन है ये क्या करेगा, अगर इस फेरोपोर्टिन को बंद कर देगा, फेरोपोर्टिन क्या हो गए, बंद हो गए, तो ब्लड में आयरन आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि ब्लड में आयरन इस फेरोपोर्टिन के थ्रू आ रहा था और आपने फेरोपोर्टिन बंद कर दिए। तो ब्लड में आपके में क्या हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाएगी, आपके ब्लड में आयरन की कमी हो जाएगी। इस आयरन को अपने ऊपर बिठा के कौन ले जाता था, प्लाज्मा ट्रांसफेरिन। तो प्लाज्मा ट्रांसफेरिन के पास भी आयरन की कमी हो जाएगी। ये जो ब्लड में आयरन आता है ना, इसको अपने ऊपर बिठा के ये प्लाज्मा ट्रांसफेरिन पूरी बॉडी में ले जाता है। पूरी बॉडी में कहां, आपके बोन मैरो में ले जाता है, आपके मसल्स में ले जाता है, आपकी रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में ले जाता है, आपके लिवर में ले जाता है। बट आयरन है ही नहीं, क्योंकि फेरोपोर्टिन बंद हो गए, आयरन है नहीं, तो ये बिठा के नहीं ले जा पाएगा। यानी प्लाज्मा ट्रांसफेरिन का सैचुरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपके बोन मैरो में भी आयरन नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से आपकी इरेथ्रोपोइसिस भी क्या होगा, इंपैक्ट होगा, इंपेयर्ड होगी। बात समझ में आ रही है? तो हेप्सिडिन ने क्या किया, हेप्सिडिन ने फेरोपोर्टिन बंद कर दिए। फेरोपोर्टिन बंद कर दिए तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया, और आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया तो जो ब्लड में आयरन था उसकी कमी हो गई। प्लाज्मा ट्रांसफेरिन के पास भी क्या हो गई, आयरन की कमी हो गई। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, यहां से आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो आयरन यहां पे स्टोर होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? आयरन ड्यूडेनल सेल में स्टोर होता जाएगा। किसकी फॉर्म में, फेरिटिन की फॉर्म में। तो फेरिटिन का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। फेरिटिन का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वही तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि देखो फेरिटिन का लेवल क्या है, बढ़ रहा है। ये जो हेप्सिडिन है ना, ये एक और काम करता है, ये इस फेरिटिन पे जाके एक्ट करता है और इस फेरिटिन से आयरन का रिलीज रोक देता है। देखो फेरिटिन क्या है, फेरिटिन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। स्टोरेज हम क्यों करते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तब निकाल लेंगे। लेकिन ये हेप्सिडिन इतना बदमाश है, इसने फेरिटिन से वापस आयरन लेने की जो सुविधा है वो भी खत्म कर दी है। एक तो इसने फेरोपोर्टिन बंद करवा दिए, वो ब्लड में आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होने दे रहे, ऊपर से जो हमारी स्टोरेज फॉर्म थी जिससे हम आयरन ले सकते थे उसको भी नहीं लेने दे रहा। तो जिसकी वजह से हमारे ब्लड में आयरन कम होगा, हमारे प्लाज्मा ट्रांसफेरिन में आयरन कम होगा, लेकिन जो फेरिटिन है उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा, स्टोरेज पड़ी रहेगी क्योंकि यूटिलाइज तो हो नहीं रही। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपसे पूछूंगा, याद रखो। इसमें क्या होगा, सीरम आयरन कम होगा क्योंकि फेरोपोर्टिन बंद है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। प्लाज्मा ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन वो भी कम होगा क्योंकि आयरन है ही नहीं, तो ये अपने ऊपर बिठा के ले जा नहीं पा रहा। और फेरिटिन क्या होगा, फेरिटिन तो भाई बढ़ता चला जाएगा, फेरिटिन तो बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि स्टोरेज यूज ही नहीं हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, आगे पूछूंगा। चलिए, एक और दिक्कत आती है, ये तो मैंने आपको बताया कि इरेथ्रोपोइसिस यहां पे कैसे इंपैक्ट हुई, क्योंकि आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करने दे रहा, तो आयरन बोन मैरो पे नहीं जा पा रहा, और बोन मैरो पे नहीं जा पा रहा तो बोन मैरो में इरेथ्रोपोइसिस सही से नहीं हो रही। तो एक तो इस तरीके से इंपैक्ट करता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। एक दूसरा और तरीका है जिससे ये इंपैक्ट करता है, जो आपके इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है ना, ये आपकी किडनी पे जाके अटैक करते हैं और किडनी से इरेथ्रोपोइटिन की जो रिलीज है उसको रोक देते हैं। और इरेथ्रोपोइटिन जो होता है वो इरेथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। तो इरेथ्रोपोइसिस नहीं होगी, डिफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस होगी। इस बात को मैं इस डायग्राम से समझाना चाह रहा हूं। ये आपकी किडनी है, ये आपकी किडनी इरेथ्रोपोइटिन रिलीज करती है। इरेथ्रोपोइटिन जो होता है, ये जो हमारी आरबीसी के प्रीकर्सर्स होते हैं, आरबीसी के जो प्रीकर्सर्स होते हैं उन पे जाके एक्ट करता है और आरबीसी के मैच्योरेशन और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगर किडनी ईपीओ नहीं रिलीज करेगी ड्यू टू द इंफेक्शन और इन्फ्लेमेशन, तो ये जो मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट है आरबीसी का, ये नहीं होगा सही से, और आपकी जो इरेथ्रोपोइसिस है वो डिफेक्टिव होगी। तो बात समझ में आई कैसे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से एनीमिया हो रहा है। पहले तो इन्होंने आयरन का एब्जॉर्प्शन कम करवा दिया, दूसरा इन्होंने ईपीओ कम करवा दिया। दोनों फैक्टर क्या करते हैं, इरेथ्रोपोइसिस को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है एकदम? डाउट करके कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।
बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत आए तो चलो अब बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस के ऊपर। तो मैं अगर लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करूं तो हम पहले ब्लड देखेंगे। तो ब्लड में आपको हीमोग्लोबिन कम दिखेगा, बन नहीं पा रहा है। आरबीसी भी कम दिखेगी क्योंकि इरेथ्रोपोइसिस सही से नहीं हो पा रही है। अच्छा, आप एमसीवी, एमसीएच और एमसीएससी देखें तो एमसीवी क्या होता है? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। एमसीएच मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन और एमसीएससी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो मैंने आपको बताया था मेजॉरिटी ऑफ केस में आपको नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोग्लोबिन देखने को मिलेगा कि साइज नॉर्मल है और नंबर और जो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल है। बट आपको इन सम केसेस माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक भी देखने को मिल सकता है। एमसीवी जो होता है वो साइज के लिए होता है और एमसीएससी हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के लिए होता है। तो एमसीवी की बात करें तो या तो नॉर्मोसाइटिक होगी या माइक्रोसाइटिक होगी, और एमसीएससी की बात करें तो या तो नॉर्मोक्रोमिक होगा या फिर हाइपोक्रोमिक होगा। रेटिकुलोसाइट काउंट की बात करें तो रेटिकुलोसाइट काउंट जो होता है वो थोड़ा सा डिक्रीज होता है, या तो नॉर्मल होता है या स्लाइटली डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों हुआ है? क्योंकि इरेथ्रोपाइसिस जो हुई है वो इंपैक्ट हुई है, बोन मैरो अफेक्ट हुआ है इन्फ्लेमेशन की वजह से। आरडीडब्ल्यू की बात करें, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, ये नॉर्मल होती है या स्लाइटली इंक्रीज होती है। ये आरडीडब्ल्यू होता क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ वेरिएशन इन साइज ऑफ आरबीसी। तो वेरिएशन यहां पे थोड़ा सा देखने को मिलता है, या तो माइक्रोसाइटिक होंगी या नॉर्मोसाइटिक होंगी। तो माइक्रोसाइटिक से नॉर्मोसाइटिक की जो रेंज होती है वो रेंज होती है, तो ये या तो नॉर्मल रहेगा या फिर स्लाइटली इंक्रीज रहेगा, क्योंकि कुछ आरबीसी माइक्रोसाइटिक होंगी, कुछ आपकी नॉर्मोसाइटिक होंगी। ठीक है। अगर ईएसआर की बात करें तो एराथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट वो आपको इंक्रीज्ड मिलेगा। ओके, जल्दी सेडिमेंट हो जाएंगी, आरबीसी का काउंट कम हो गया है। ठीक है। चलो बोन मैरो फाइंडिंग की बात करें तो बोन मैरो में जो सेल्युलरिटी होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन ध्यान रहे आपको, ये जो सेल्युलरिटी बढ़ी है ना, ये माइलॉइड में इंक्रीज होता है, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी बनाने वाली प्रीकर्सर है वो बढ़ जाती हैं, आरबीसी बनाने वाली प्रीकर्सर नहीं बढ़ रही हैं। आप सोच रहे हो सर बोन मैरो की सेल्युलरिटी बढ़ रही है तो आरबीसी भी ज्यादा बनेंगी, नहीं, माइलॉइड और डब्ल्यूबीसी प्रीकर्सर आर इंक्रीजिंग, नॉट इरेथ्रोइड। बात समझ आ रही है? तो डब्ल्यूबीसी के प्रीकर्सर बढ़ रहे हैं क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो जरूरत डब्ल्यूबीसी की है, तो डब्ल्यूबीसी का रेट जो होगा फॉर्मेशन का वो बढ़ जाता है। बट क्योंकि इरेथ्रोपोइटिन नहीं रिलीज हो रहा किडनी से और आयरन की भी कमी है, तो इरेथ्रोपोइसिस तो कम ही होगी। तो कभी ये मत सोचना कि बोन मैरो सेल्युलरिटी बढ़ रही है तो इरेथ्रोपोइसिस भी नहीं बढ़ेगा। सोचो क्रॉनिक इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, डब्ल्यूबीसी की जरूरत है। इरेथ्रोपोइसिस का क्या होगा? फिर इरेथ्रोपोइसिस कम होगी क्योंकि ईपीओ नहीं निकल रहा है किडनी से और आयरन नहीं पहुंच रहा है। ठीक है। अच्छा, बोन मैरो में आयरन बढ़ता चला जाएगा, फेरेटिन की फॉर्म में वो स्टोर होता जाएगा, क्योंकि जो फेरेटिन की फॉर्म में आयरन स्टोर है वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है हेप्सिडिन की वजह से। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री फाइंडिंग की बात करें तो ये वही बात जो मैंने कहा था कि याद रखना, सीरम आयरन लेवल कम हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे फेरोपोर्टिन बंद कर दिया है, फेरोपोर्टिन बंद कर दिया है तो ब्लड में आयरन नहीं आ पाएगा, तो सीरम आयरन कम हो जाएगा। ट्रांसफेरिन सैचुरेशन ये भी कम हो जाएगा, गाड़ी पे बिठा के कहां से ले जाएगा जब है ही नहीं। तो सीरम फेरेटिन लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि स्टोर है, स्टोर बढ़ती जा रही है, यूज ही नहीं करने दे रहा हेप्सिडिन, अटैक करके बैठा है उस पर गोली लगा के कि आयरन मत दे देना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है। अच्छा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। यहां एक सवाल आपका आ सकता है कि सर आयरन कम है तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी तो बढ़ जानी चाहिए ना भाई, जरूरत बहुत ज्यादा है तो जल्दी से बाइंड होना चाहिए, नहीं हो पाता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो आपका लिवर है ना, ये अफेक्ट होता है ड्यू टू द क्रोनिक इन्फेक्शन या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। जब लिवर अफेक्ट होता है तो ये प्लाज्मा ट्रांसफेरिन बनाने की जो काउंट है उसको डिक्रीज कर देता है। क्रोनिक इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से लिवर इफेक्ट होता है, लिवर से प्लाज्मा ट्रांसफेरिन नाम की जो प्रोटीन है वो बनना कम हो जाती है, जिसकी वजह से टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तुमको लगेगा बढ़ जाएगी क्योंकि आयरन कम है तो भूख ज्यादा है, लेकिन भूख तो ज्यादा है बट ये प्लाज्मा ट्रांसफेरिन बन ही नहीं पा रहा है, तो कंबाइंड कहां से होगा? बात समझ में आ रही है? चलो अब बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब मैं इसे कंपेयर करना चाह रहा हूं विद द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इसके लिए आपको मैंने इसलिए कहा था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाला अच्छे से पढ़ के आना। तो अभी हमने देखा आयरन डेफिशिएंसी इसके बारे में, एनीमिया ऑफ एक्यूट डिसीज, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज के बारे में डिफरेंट टेस्ट करके देखे। तो हमने बताया था आरबीसी कम हो जाएंगी, हीमोग्लोबिन
नॉर्मल रहेगा या कम हो जाएगा। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम दो चीजें थी, या तो नॉर्मोसाइटिक था या माइक्रोक्रोमिक था। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन या तो नॉर्मल रहेगा या हाइपोक्रोमिक। अभी ऊपर ही पढ़ के आए हैं, रिवाइज करके आओ अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो। याद करो, मैंने बताया था ना इरेथ्रोपोइसिस नहीं हो पा रही है तो आरबीसी और हीमोग्लोबिन कम होंगे। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था कि या तो नॉर्मोसाइटिक होंगी या माइक्रोसाइटिक होंगी, या तो नॉर्मोसाइटिक होंगी या माइक्रोसाइटिक होंगी। हीमोग्लोबिन में हमने क्या देखा था, या तो नॉर्मोसाइटिक होगा या फिर हाइपोक्रोमिक होगा, नॉर्मोक्रोमिक होगा या फिर हाइपोक्रोमिक होगा। रेटिकुलोसाइट काउंट हमने बताया था कम हो जाएगा क्योंकि इरेथ्रोपोइसिस नहीं हो रही है। ईएसआर हमने बताया था बढ़ जाएगा क्योंकि आरबीसी कम हो गई है। आरडीडब्ल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि नॉर्मोसाइटिक भी है माइक्रोसाइटिक भी है। सीरम आयरन बताया था कम हो जाएगा। सीरम ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन वो भी कम हो जाएगा, जब है ही नहीं बिठा के क्या ले जाएंगी। फेरिटिन बढ़ जाएगा, स्टोरेज बढ़ी रहेगी। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी क्योंकि प्लाज्मा ट्रांसफेरिन बनाना बंद कर दिया लिवर ने। ये वही सारी बातें जो ऊपर मैंने पढ़ी है, मैं बस रिकॉल करा रहा हूं। बोन मैरो में सेलुलरिटी बढ़ जाएगी, कौन सी वाली? डब्ल्यूबीसी वाली। बोन मैरो में आयरन बढ़ जाएगा क्योंकि यूटिलाइज नहीं हो रहा। इरेथ्रोपोइसिस कम हो जाएगी क्योंकि ईपीओ नहीं आ रहा और इन्फेक्शन है। ओके, अच्छा, अब अगर आपने आयरन डेफिशिएंसी वाला एनीमिया वाला वीडियो देखा है ना, तो आप फिर इन दोनों को कंपेयर करना, इन दोनों टेबल को कंपेयर करना, ठीक है? क्योंकि इसमें कंपेयर नहीं करा सकते। अब मुझे ये नहीं पता आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ा है कि नहीं। जब आप उसको पढ़ लो फिर इन दोनों टेबल को कंपेयर करना, ठीक है? ट्रीटमेंट की बात करें तो आप डिसीज को ट्रीट कर लीजिए, एनीमिया खुद ब खुद ट्रीट हो जाएगा। सो दिस लेक्चर इज कंप्लीट। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।